सफलता क्या है? अध्याय 4। कोई विवाद नहीं। एक महान अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग प्रणाली के अध्यक्ष एक ऑपरेशन से उबरने के बाद शिकागो के एक अस्पताल में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। कई दिनों से विश्वसनीय नर्स चुपचाप और नियमित रूप से बीमार आदमी का तापमान रिकॉर्ड कर रही थी। एक दिन उसने उनकी ओर देखा और कहा, मैं सोच रहा हूं कि तापमान चार्ट की एक गति मानव जीवन की प्रगति को चित्रित करती है। यदि पुरुष व्यावसायिक परिस्थितियों पर चार्ट को देखते हैं तो वे उन्हें केवल मानवता के संदर्भ में देख सकते हैं। इस तरह के चार्ट की हर छोटी सी हलचल 10 करोड़ लोगों, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आबादी के जीवन को बदल देती है। आप स्वयं उस 10 करोड़ में से एक हैं। व्यापार की गतिविधियां हम सभी तक अपना प्रभाव पहुंचाती है। हमारी सफलता की संभावनाएं व्यवसाय की विविधताओं के साथ प्रतिदिन बदलती रहती है, क्योंकि मेरे ठीक होने की संभावना आपके चार्ट की गतिविधियों के साथ बदलती रहती है। लोग कहते हैं यह अन्य लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन मेरी स्थिति अलग है। मौलिक सिद्धांत मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। ऐसे लोग गलत हैं। यह सभी समूहों और सभी वर्गों को प्रभावित करता है। एक बड़े बिजनेस के प्रमुख ने मुझे एक बार चार्ट दिखाया जिसमें यह दर्शाया गया था कि उनका व्यवसाय किस प्रकार बढ़ रहा था, महीने दर महीने और साल दर साल। हालांकि उसने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। साफ तौर पर आने वाले तूफान से निपटने के लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। जब तूफान आखिरकार टूट पड़ा तो उसने उसे दिवालिया घोषित कर दिया। वह आर्थिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से असफल रहा। फिर किसान है। किसान अक्सर सोचते हैं कि वे एक स्वतंत्र जीवन जीते हैं। वे कहते हैं मौलिक सिद्धांत बैंकरों और व्यापारियों पर लागू होता है, लेकिन किसानों पर नहीं। वे यहां तक चाहते हैं कि कांग्रेस मौलिक सिद्धांत को अस्तित्व से बाहर कर दे या उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दे। लेकिन मंदी के दौर में क्या होता है? गेहूं की कीमत नीचे आती है, कपास की कीमत नीचे आती है, अन्य कृषि उत्पादों की कीमतें नीचे आती है। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह किसान भी कठिन समय से जूझ रहा है। वह एक्शन और रिएक्शन के सिद्धांत से प्रभावित है। इस शाश्वत और सार्वभौमिक नियम से कोई मुक्त नहीं है। अपना पेशा बदलकर कोई इससे बच नहीं सकता, क्योंकि यह सिद्धांत सभी व्यवसायों पर शासन करता है। दूसरे इलाके में जाकर कोई इससे बच नहीं सकता, क्योंकि यह सिद्धांत सभी इलाकों पर राज करता है। सफलता का यह नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है। हम जहां भी रह रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, हम में से प्रत्येक के जीवन को यह नियंत्रित करता है। ऐसे बहुत से पाठक हैं जो अपने आप से कह रहे हैं, अच्छा, यह काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह मेरे जीवन में ज्यादा मायने नहीं रखता है। हर किसी की सफलता प्रभावित हो सकती है, लेकिन मेरा विशेष विषय है, अपवाद है। मुझे इन आर्थिक ताकतों की क्या परवाह है? निम्नलिखित 2 या 3 उदाहरण सार्थक हो सकते हैं, यह दिखाते हुए कि यहां कोई अपवाद नहीं है। यहां सुसमाचार के एक मंत्री का मामला है। उन्होंने व्यावसायिक अवसाद की अवधि के दौरान अपने देहाती कर्तव्यों की शुरुआत की। ऐसे समय में हमेशा धर्म की रुचि का एक चिन्हित पुनरुत्थान होता है। कोई भी यह साबित करने के लिए वास्तविक आंकड़े दिखा सकता है कि अच्छे समय की तुलना में कठिन समय के दौरान धार्मिक स्थानों की सदस्यता तेजी से बढ़ती है। यह मिनिस्टर बहुत सफल रहे। लोग उनके धार्मिक स्थान में आते थे और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते थे। उन्होंने और वास्तविक रूप से महसूस किया कि उन्हें दुनिया में अधिक अच्छाई करने के लिए नियत किया गया है, कि उन्हें वास्तव में मंत्रालय के लिए बुलाया गया था। उन्हें सफलता का आश्वासन दिया गया था। एक दिन ऐसा आया जब उनके लोग धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे थे और सांसारिक मामलों की ओर अधिकाधिक मुड़ रहे थे। धार्मिक रुचि स्पष्ट रूप से कम हो रही थी और उनके धार्मिक स्थल में सदस्यता घटने लगी। रूपांतरण बार बार कम होता गया
पहले एक संकेत और फिर दूसरे संकेत ने इस स्पष्ट तथ्य की ओर इशारा करना शुरू किया कि वह अपनी पकड़ खो रहा था और सफल नहीं था। उसे यह भी संदेह होने लगा कि क्या उसे वास्तव में अपने पवित्र मिशन के लिए बुलाया गया था या उसने गलत व्यवसाय में प्रवेश किया था। अगर यह मिनिस्टर इस मौलिक सिद्धांत से परिचित होते और यह महसूस करते कि इसके संचालन के लिए कोई अपवाद नहीं है, तो इस तरह के संदेहों ने उन्हें परेशान नहीं किया होता। उन्होंने महसूस किया होगा कि उनके पादरी के पहले के दौर में उनकी विशिष्ट व्यक्तिगत शक्ति उनकी सफलता के एक बहुत बड़े हिस्से का कारण नहीं थी, बल्कि वे उस समय की मूलभूत स्थितियां थी। यह उनका अपना प्रभाव इतना नहीं था जो लोगों को अपने पाले में ले आया, क्योंकि यह आर्थिक विपत्ति का डंक था। दूसरी ओर जब समय बदला और अंधाधुंध फिजूल खर्ची की लहर ने सब खत्म कर दिया, तो मिनिस्टर को यह समझना चाहिए था कि उनके प्रभाव का नुकसान उनकी ओर से किसी भी विफलता के कारण नहीं था, क्योंकि यह व्यापार उछाल हमेशा साथ देने वाली स्वच्छंद प्रवृत्तियों के कारण था। इस पुस्तक को पढ़ने वाले स्कूली अध्यापकों को शायद आश्चर्य होगा कि कुछ वर्ग के लोग इस मौलिक सिद्धांत से इतने गहरे रूप से प्रभावित हैं जितने कि स्कूली शिक्षक हैं। स्कूली शिक्षकों के पास वह है जो आमतौर पर एक निश्चित आय के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक $1000 से $1500 प्रति वर्ष के वेतन पर पढ़ाना शुरू कर सकता है। समय के साथ यह वेतन कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वेतन सीमा निश्चित रूप से नियत और सीमित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीवन यापन की लागत भी तय नहीं है। रहने की लागत तथापि परिवर्तनशील है। यह अस्थिरता की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इस प्रकार यह 1914 से 1919 की अवधि के दौरान बढ़ा। 1914 के शिक्षक के लिए $1000 पर्याप्त वेतन हो सकता था, लेकिन 1919 में यह $1000 वास्तविक क्रय शक्ति में अपने पूर्व आकार के लगभग आधे से कम हो गया था। सैकड़ों शिक्षकों को लगभग हताशा में डाल दिया गया, और यह केवल भाषण नहीं बल्कि कठोर सत्य है। हजारों शिक्षकों को अपने चुने हुए पेशों को पूरी तरह से त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सचमुच उनके पास कुछ नहीं था। एक शिक्षक इसके बारे में क्या कर सकता है, कोई पूछ सकता है। जीवन की लागत में इस भयानक उतार चढ़ावों को देखते हुए क्या शिक्षक उनके भयानक परिणामों को रोकने या कम करने के लिए कोई व्यवहारिक तैयारी कर सकता है? सबसे अच्छा उपाय यह है कि जनता को शिक्षकों को पर्याप्त वेतन देने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया जाए, ताकि न केवल जीवन यापन किया जा सके बल्कि समय रहते बचत की जा सके। यहाँ तक कि एक मामूली राशि के साथ शिक्षक स्थिर वेतन और बढ़ते खर्च की आवधिक परीक्षा से अधिक सफलतापूर्वक गुजर सकता है। ऐसे कई माता पिता हैं जो अपने बेटों को इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर आदि के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में भेज रहे हैं। इंजीनियरिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। एक दौर होगा जब इंजीनियरों की काफ़ी मांग होगी। एक समय आएगा जब इंजीनियरों के लिए व्यवहारिक रूप से कोई पेशा नहीं होगा, और उनमें से कई को तो शायद ही काम मिल पाएगा। कारण यह है कि समृद्धि की अवधि के दौरान जब महान औद्योगिक विस्तार होता है, कारखानों, डिजाइन उपकरण बनाने और सभी प्रकार के तकनीकी कार्यों को करने के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब अवसाद आता है तो विस्तार छंटनी में बदल जाता है। अधिक इंजीनियरों को काम पर रखने के बजाय संस्थाएं पहले से ही अपने नियोजित लोगों को छुट्टी देने के लिए इच्छुक होती है। इसलिए सफल होने की इच्छा रखने वाले इंजीनियर के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत का अध्ययन करे, ताकि वह यह अनुमान लगा सके कि उतार चढ़ाव का समय आने पर असामान्य विस्तार की अवधि का पालन करना चाहिए और उनके अनुसार खुद का मार्गदर्शन करना चाहिए। अपने बेटे से इस बारे में बात करें जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उस पर इस नियम को समझने और इन अस्थिर उतार चढ़ाव के अनुरूप
अपने करियर को आकार देने का जबरदस्त व्यवहारिक मूल्य प्रभावित करें। ऐसे कुछ परिवार हैं जिन्हें किसी समय अचल संपत्ति खरीदने या बेचने की आवश्यकता नहीं होती है। बेशक अचल संपत्ति मूल्य में कपास, गेहूं, मक्का और अन्य वस्तुओं की कीमतों की तुलना में अधिक स्थिर होने की संभावना है, फिर भी अचल संपत्ति के मूल्य काफी हद तक धीरे धीरे ऊपर और नीचे होते रहते हैं। जब मूल्य असामान्य रूप से अधिक हो तो संपत्ति खरीदना बहुत बड़ी मूर्खता है। जब तक जरूरत सबसे जरूरी न हो तब तक इंतजार करना अच्छा होगा, जब तक कि जमीन और घरों की कीमतें कम से कम न हो जाएं। यही बात घर बनाने पर भी लागू होती है। एक बिजनेस उछाल में सबसे ऊपर हर कोई समृद्ध और विस्तृत महसूस करता है। तब आप सोचते हैं कि एक बेहतर घर बनाना या खरीदना कितना अच्छा होगा। तब आपको लगता है कि आप इसे अच्छी तरह से वहन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आय में वृद्धि हुई है और भविष्य उज्जवल दिखता है। लेकिन फिर से यह निर्माण या खरीदने का बिल्कुल गलत समय है। अवसाद की निम्नलिखित अवधि के अंत तक प्रतीक्षा करें, जब बाजार में असामान्य रूप से कम कीमतों और जमीन और घरों में वास्तविक सौदेबाजी पर हमेशा अच्छी संपत्तियां होती है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि अधिकांश लोग उदास और निराश न हो और सोचें कि देश दलालों के पास जा रहा है। इसके अलावा ऐसे समय में एक उत्कृष्ट घर बनाने में ऐसी परिस्थितियां आदर्श होती हैं जब निर्माण सामग्री सस्ती होती है, श्रम सस्ता होता है और न्यूनतम खर्च पर होता है। एक और समस्या है जिसका सामना कई परिवारों को करना पड़ता है, वह है अपना पेशा बदलने की समस्या। उदाहरण के लिए, एक किसान कभी कभी खेती छोड़ने और स्टोर कीपिंग करने की इच्छा रखता है। एक बिजनेस से जुड़ा व्यक्ति यह तय करेगा कि कोई अन्य बिजनेस बेहतर अवसर प्रदान करता है। इस तरह के बदलाव कभी भी लापरवाही से नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि परिस्थितियों के सबसे गंभीर अध्ययन के बाद ही किए जाने चाहिए। याद रखें कि पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण बात वर्तमान स्थिति नहीं बल्कि भविष्य का दृष्टिकोण है। यह भविष्य है जो आपको बना या बिगाड़ सकता है, वर्तमान या अतीत नहीं। एक व्यक्ति को एक बड़े बिजनेस बनाने वाली कंपनी के सेल्स मैनेजर के रूप में एक अच्छी नौकरी की पेशकश की गई। उन्होंने केवल सेल्स की वर्तमान मात्रा को देखा, जिस पर उसे एक आकर्षक कमीशन की पेशकश की गई थी। उसने नौकरी ले ली और कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा। फिर घुमाव आया और सारा कारोबार धराशायी होने लगा। बेशक सेल्स की घटती मात्रा के लिए आदमी को दोषी ठहराया गया था, हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सामान्य आर्थिक अवसाद के कारण यह हुआ था। इसके अलावा उस व्यक्ति के कमीशन इतने गिर गए थे कि वह मुश्किल से अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा था। इस तरह के अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं। सफलता के लिए यहाँ एक बुनियादी नियम है। जब तक आप यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि देश समृद्धि काल की शुरुआत में है, तब तक कोई नया बिजनेस न करें। यह आपको कई वर्षों तक बढ़ती गतिविधि का आश्वासन देगा। इस ऊर्ध्व गति के दौरान आपको वास्तविक सेवा प्रदान करने का अवसर मिलता है और केवल सेवा प्रदान करके ही कोई वास्तव में सफल हो सकता है। यह देखना अचरज की बात है कि यह कठोर सिद्धांत कितना व्यापक और दूरगामी है, क्योंकि यह विवाह की दर को भी नियंत्रित करता है। अच्छे समय में शादियां बढ़ती है, कठिन समय के दौरान वे कम हो जाती है। सिद्धांत व्यक्तियों के विज्ञापन पर काम करता है। यह उन्हें राजकुमारों से कंगाल में बदल देता है और फिर से वापस आ जाता है। इसका कारण यह है कि एक उछाल के दौरान विज्ञापन की मात्रा बढ़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप विज्ञापन व्यक्तियों को स्थूल और समृद्ध बनाता है, जबकि एक व्यापार मंदी के दौरान विपरीत स्थितियां प्राप्त होती है। यह इंश्योरेंस के रूप में भी सच है, हालांकि इंश्योरेंस कुछ ज़्यादा ही स्थिर होता है। आपको लगता होगा कि डॉक्टर इस सिद्धांत से बचे हुए हैं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर कठिन समय में या अच्छे में व्यस्त रहता है, लेकिन उनके संग्रह का क्या? एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने मुझसे कहा, व्यावसायिक अवसाद की अवधि के दौरान मैं अपने बिल के भुगतान में अटक जाता हूँ, और या तो इसका भुगतान नहीं किया जाता है
या फिर पैसे, डाइम या पेनीज में सबसे दर्दनाक तरीके से निचोड़ा जाता है, लेकिन उछाल के दौरान भुगतान आसानी से हो जाता है और मुझे $10 या $20 के बिलों में बदलाव करने के लिए कहा जाता है। पुरुषों और सफलता के बारे में इतना कुछ कहा गया है कि कुछ पाठकों को यह आभास हो सकता है कि यह सिद्धांत महिलाओं को सीधे प्रभावित नहीं करता है। सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता। करोड़ों घर बेतुके ऊंचे दामों पर खरीदे गए फर्नीचर से भरे हुए हैं, जब केवल अधिक अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करके ठीक वही फर्नीचर पूरी तरह से 1/4 दाम में खरीदा जाता। कुछ महिलाएं कमोडिटी की कीमतों के ऊपर की ओर बढ़ने की शुरुआत में अपनी घरेलू आपूर्ति जो दिल में आया खरीदती है, जब उन्हें मूल्य चुकाने की अपेक्षा में भारी स्टॉक करना चाहिए था। अन्य महिलाओं को कमोडिटी की कीमतों में गिरावट की अवधि के दौरान जब उन्हें चाहिए था, वे भारी स्टॉक करेंगे और इस तरह गिरावट से लाभ उठाने में असफल होंगे। इसके अलावा ऐसी कोई महिला कहाँ है जिसका जीवन उनके पुरुषों के भाग्य से प्रभावित नहीं है? प्रत्येक बिजनेस में विफलता, प्रत्येक बिजनेस में सफलता एक ही बार में घर पर प्रहार करती है और महिलाओं और बच्चों पर अपना प्रकाश या छाया डालती है। यह मौलिक सिद्धांत इतना सर्वशक्तिमान है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है और सभी की सफलता और खुशी को निर्धारित करने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।